नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। लंबे अरसे बाद पूरा उत्तराखंड कहा जाए अब सड़कों पर उतर आया है और मुद्दा है जल जंगल जमीन। जी हां, इसी को बचाने की कवायद के लिए मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग को लेकर पहली बार उत्तराखंड में इतने लंबे अरसे के बाद एक जन सैलाब उमड़ा और ये जन जन की आवाज़ बनती जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संघर्ष समिति के लोग मौजूद हैं जो आज फिर सड़कों पर उतरे हैं, तो हम जानेंगे आखिर क्या वजह है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग सड़कों पर दोबारा उतरना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड पे। बताइए अपना नाम और परिचय। आज हमारी समन्वय संघर्ष समिति की एक बैठक हुई है यहाँ पर, और हमने तय किया है मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को हम अब गांव-गांव तक ले जाएंगे। इसके लिए जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर हम समिति बना रहे हैं। वहाँ पर महिलाओं को, युवाओं को इस समिति से जोड़ेंगे। इसके अलावा बागेश्वर में उत्तरायणी का एक भव्य मेला होता है। इस मेले की एक अपनी अलग पहचान है, एक अलग परंपरा है। इस मेले में भी हम वहाँ पर एक महारैली करेंगे। वहाँ मेले के जरिए संदेश देंगे कि ये हमारे संस्कृति को बचाने का सवाल है, और इस अभियान से वहाँ भी लोगों को जोड़ेंगे। और इसी दौरान मकर संक्रांति के दिन ही बहुत सारे हिस्सों में संगम स्तर पर देव डोलियाँ आती हैं। वहाँ पर भी हम छोटे छोटे कार्यक्रम करके इस अभियान से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जब तक संस्कृति जब तक नहीं बचेगी तो ये लड़ाई अधूरी है। संस्कृत बचाने की लड़ाई है, पहाड़ के जन जंगल जमीन को। हम ये जानना चाहते हैं 1950 जो आप कहते हैं मूल निवास, वो क्या है, क्या मांग है, उससे उत्तराखंड वासियों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, अगर हमको मूल निवास 1950 मिल जाता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, तमाम तरह के संसाधन, चाहे रोज़गार के हो, चाहे जल जंगल ज़मीन के हो, चाहे अन्य संसाधन हो, इस पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासी का होगा। पहला अधिकार मूल निवासी को होगा। यहाँ कुछ महिलाएं भी हम जानेंगे। माता जी क्या कहेंगी इस आंदोलन को? हम सरकार से ये कहना चाहते भाई, हमारा मूल निवास और भू कानून के जो हमने परसों रैली निकाली है, उसको सरकार ने भी देख ली होगी। पूरी जनता खिलाफ है कि हमें मूल निवास और भू कानून जो है हमारा अधिकार है, हम उसको लेंगे। और उत्तराखंड आंदोलनकारी जो 1994 से हमारे साथ आंदोलन करते, मैं श्रीमती मुन्नी खनूरी, मैं चला बलोनी साथ रही हूँ 94 से, क्यों 77 से जुड़ी हुई थी, लेकिन 94 से हमने आंदोलन किया है। तो हमारा जो आंदोलनकारी हमारे साथ बहनें थी, वो अभी तक भी पूरी चिन्हीकरण नहीं हुई है। हमने लिस्ट दे रखी है, जो SDM से साइन होके जा रखी है, मुख्यमंत्री के यहाँ पड़ी हुई है। वो लिस्ट अभी तक भी पास नहीं किया मुख्यमंत्री ने। क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग सड़कों पे उतरे हैं जी, इसीलिए आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, जानेंगे कि ये जो इतना जो जन सैलाब उमड़ा, क्या वजह है? आखिर पहाड़ पे क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि एकदम से आप देखें जिस तरीके जन सैलाब उमड़ा? देखिए, उत्तराखंड जिस प्रकार से सीमांत प्रदेश है, जो हमारी विषम परिस्थितियां हैं, उन सब चीज़ों को लेते हुए, और विशेषकर 9 साढ़े 9 जिले बिल्कुल विशेषकर पहाड़ के हैं, उन सब चीज़ों को लेके ही उत्तर प्रदेश से पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी। और 42 से ऊपर शहादतें इस राज्य के लिए दी गई। और राज्य की शहादतें देने के बाद जब राज्य मूर्त रूप में बन भी जाता है, 2000 से लेके आज हम 23 कदम आगे चल चुके हैं। और 23 कदम चलने के बाद अब पीछे पलट के हम देख रहे हैं कि हम वापस उसी स्थिति में वो आग खड़े हुए हैं। पलायन बढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप ये देखिए कि जहाँ से हमारे यहाँ से पूर्व सैनिकों के लिए निकलते जाते थे लोग भर्ती होने के लिए, या फिर राजकीय सेवा में जाते थे, या फिर जो अपनी छोटी बहुत जो खेती बाड़ी करते थे वो करते थे, या फिर जो और अलग अलग इंडस्ट्री में लगे हुए थे। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो राजकीय सेवा में हमारे लोग होने चाहिए थे, उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा है। पहले व्यवस्था होती थी, उनको डोमिसाइल जो लगता था, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मेडिकल में, पॉलिटेक्निक में, मैं आपको शिक्षण संस्थानों से बता रहा हूँ, और ऐसे ही रोजगार की दृष्टि से जो है उसमें उनको प्राथमिकताएं मिला करती थी। लेकिन प्रत्येक राज्य का अपना एक जो है नीति बनी हुई है। 1950 जो मूल निवास जो हम बार बार कहना चाह रहे हैं, जब संविधान ने वो लागू किया था कि जो राज्य जहाँ है वो अपनी वस्तु स्थिति के हिसाब से अपनी नीतियाँ बनाता है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये कहिए कि देवभूमि के नाम पे, दया दृष्टि के नाम पे हमारे यहाँ सारे प्रयोग उत्तराखंड में हो गए हैं। यहाँ सारे प्रयोग हो गए हैं। अब बात जो चलती है कि भू कानून की बात हो रही है, हम और लोगों से जानेंगे। सर, क्या समस्या है, मतलब क्या लग रहा है आपको? जिस अवधारणा से राज्य का निर्माण हुआ था, आज तक भी वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। जो हमारी मूल समस्या थी, मूल अधिकार, हम पहाड़ी राज्य के लोग थे, अवधारणा थी। उस समय उत्तर प्रदेश में भी
हमारे पर्वतीय विकास परिषद अलग हुआ करता था 9 जिलों का, 3-4 जिलों का, जिसमें हमारे एक बार आखिरी समय में रमेश पोखरियाल निशंक जी भी पर्वतीय विकास मंत्री रहे। उसी को लेकर हमने अलग राज्य की मांग की और आज हम अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए जल जंगल जमीन और मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की आज प्रत्येक पहाड़ी को दरकार है। एक बहुत अहम सवाल है। अहम सवाल ये है, जब भू कानून की बात होती है तो उसकी वजह ये है कि यहाँ की ज़मीन पर उत्तराखंड के लोगों को जो अधिकार है, उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। हम युवाओं से भी जानेंगे। सर, क्या जो भू कानून की बात होती है वो अपनी ज़मीन पे ही उत्तराखंड का व्यक्ति उसमें एक वेटर की भूमिका में रह गया है निकल के, जिस प्रकार से उनकी ज़मीनें खरीदी जाती हैं? क्या स्थिति क्या है? हाँ, मामला पूरे विकास मॉडल का था कि हमारा एक ऑर्गेनिक विकास मॉडल होना चाहिए, लेकिन राज्य बनने के बाद जो विकास का मॉडल लिया गया, जिसके तहत बड़ी इंडस्ट्रीज की बात हुई, बड़े होटलों की बात हुई, बड़ी परियोजनाओं की बात हुई, बड़ी सड़कों की बात हुई, उसने हमारे यहाँ के जो लोगों के मूल निवासी हैं, जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर थे, जो सामाजिक तौर पे तो विकसित थे लेकिन आर्थिक तौर पे कमज़ोर थे, वो आज हालत ये हो गई कि उनकी ज़मीनें बिक गई हैं, बड़े बड़े होटल बन गए, बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं और उन रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड होता है। ये हमारे लिए बड़े अपने आप में शर्मनाक है और ये चिंताजनक है इस राज्य के लिए। जो रोजगार का जो प्रश्न है कि ज़मीनें हमारे पास कितनी है, हमारे पास अगर पर्वतीय पूरे राज्य में देखा जाए तो हमारे पास 28 से 29% ज़मीन है, लेकिन अगर पर्वतीय जो हमारा मूल जिसका हमने कल्पना की थी जिस राज्य की, उसमें 8 से 9% ज़मीन है, 90% ज़मीन में फॉरेस्ट है। उस 8 से 9% में हमने करना है और वो 8 से 9% भी बिक जाएगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारी पहचान खत्म होगी। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, जो भी मेरे पास जब 1-2 बीघा ज़मीन होगी वो मेरी पहचान है, वो मुझे रोटी नहीं दे रही लेकिन मुझे पहचान दे रही है, मेरा मूल है वो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि एक और सर इन्वेस्टर समिट की जाती है, इन्वेस्टमेंट को लाने की बात होती है, दूसरी ओर ये जो आप लोगों की मांग है भू कानून की, ये दो विकास में बाधा तो नहीं बनेगा? कैसे देखते हैं? विकास में बाधा कहाँ बनेगा? क्या उत्तराखंड के अलावा बाकी जो राज्य हैं या हिमाचल में, आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश उधर भी जाइए, आप तमिलनाडु जहाँ भी आपने जाना है, क्या वहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं लगी हुई हैं? क्या हिमाचल में इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है? और वहाँ बिल्कुल उनके अधिकार सुरक्षित हैं। जैसी परिस्थितियाँ आप हिमाचल के बाउंड्री में आप जाइए और हमारे यहाँ की बाउंड्री में आप कर लीजिए, एक तरफ यहाँ खोखों की बाढ़ होगी, ठेलियों की बाढ़ होगी, बिल्कुल बेतरतीब विकास होगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें लगभग व्यवस्थित मिलेंगी। नीतियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस प्रकार से प्रदेश में जो नीतियाँ बनाई गई वो आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम 94 में उत्तराखंड आंदोलन के लिए भी सड़कों पे थे, अब हम 23 साल बाद फिर जो राज्य बनने के बाद अब फिर हम अभी भी सड़कों पे हैं। तो आप मुझे बताइए हमें हासिल क्या हुआ? ये सबसे अहम बात है कि सड़कों पे हैं और कुल मिलाकर जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी जो इन लोगों ने निर्णय लिया है कि आगे चल के हम लोग जब तक ये हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, विधानसभा में इसको पास नहीं कराया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो इस पूरे मौके पे मुझे दुष्यंत कुमार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि हो चुकी है पीर परवसी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हो कोई सूरत मगर सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।